आशीष आपका और स्वागत आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अजय और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरें दिखाएंगे, उसके अंदर छुपी लाख टके की बात भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक जारी। लापरवाही पर गिर सकती है कई अधिकारियों पर गाज। और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अमरोहा में कुछ लोग एक युवक की डेड बॉडी पर गोबर लगाने लगे। देखते ही देखते कई और लोग भी आ गए और वो सब यही सब करने लगे। इसके बाद कुछ ही देर में लाश गोबर से ढक गई। ये घटना गजरौला की है, जहां एक युवक की मौत करंट लगने से हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया और परिजनों को लाश सौंपी। लेकिन परिजनों ने अंधविश्वास की वजह से शव को गोबर में गाड़ दिया ताकि मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए। अमरोहा की यह तस्वीर अंधविश्वास की, किस तरह से गोबर से दफनाया जा रहा है शव, इस उम्मीद में कि करंट से मौत होने के बाद फिर से जी उठेगा इंसान। गजरौला में आज एक युवक को करंट लगने से मृत्यु हो गई है, जिस पर कि पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई है, उसमें जानकारी हुई है कि ये 45 वर्षीय युवक अपने घर की छत पर कुछ क्रियाकलाप कर रहा था, जिसकी वजह से कि अचानक उनको करंट लग गया बिजली के तार से। ये इसमें पुलिस को जानकारी नहीं है कि वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ था। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस पहुंची मौके पे, बॉडी को कब्जे में लिया और उसका पंचनामा करने के पश्चात उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे इसमें विधिक कार्यवाही। अब इसमें लाख टके की बात तो यह है कि करंट लगने से युवक की मौत हो चुकी थी, इसलिए परिजनों को यह समझना चाहिए कि मरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं हो सकता। झांसी में छेड़खानी का विरोध करना दो महिलाओं को भारी पड़ गया। छेड़खानी करने वाले दबंगों ने दोनों महिलाओं को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। दबंगों की दबंगे कैमरे में भी कैद हो गए। मामला रक्सा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव का है, जहां गांव के दबंगों पर आरोप लगा था कि गांव की एक महिला के साथ दबंग लगातार छेड़खानी कर रहे थे, जिसको लेकर छेड़खानी की शिकार पीड़ित महिला के परिवार की दो महिलाओं ने दबंगों का विरोध किया। इस पर दबंगों ने दोनों महिलाओं को घेरकर लाठी डंडों से पीटा। इतना ही नहीं, दबंगों पर आरोप भी लगा है कि बचाने आए परिवार के किशोर पर भी उन्होंने पथराव किया। मारपीट की इस वारदात में दो महिलाओं को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। अठारह फरवरी को शुरू हुई यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं आज खत्म हो गई। सरकार की सख्ती का इस बार की परीक्षा पर भी खासा असर नजर आया। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की शुरुआत 18 फरवरी को हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षाएं मंगलवार को खत्म हो गईं। इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में 30,22,607 बच्चों ने हिस्सा लिया, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 25,84,511 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। हमेशा की तरह प्रशासन की सख्ती का असर इस बार भी देखने को मिला। बड़े पैमाने पर न सिर्फ नकलचियों को धर दबोचा गया, बल्कि 230 लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। अब तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 4,56,358 बच्चों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को छोड़ा। वहीं साल 2018 की यूपी बोर्ड परीक्षा में 12,26,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी थी, जबकि 2019 में 6,52,881 बच्चों ने परीक्षा छोड़ी थी। हाई स्कूल की परीक्षाएं जहां मंगलवार को खत्म हो गई, तो वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 मार्च को समाप्त होंगी। वहीं दोनों के नतीजे 25 अप्रैल तक घोषित किए जाने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। लाख टके की बात यह है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सरकार की सख्ती का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से लाखों छात्रों ने परीक्षा में बैठने से पहले हार मान ली। सरकार भले दावा नकल विहीन का कर रही हो, लेकिन कई जगहों से नकल की भी खबरें आई हैं। और आजम खान को कोर्ट में पेशी के लिए रामपुर जाना था, लेकिन जब उन्हें गाड़ी की बीच वाली सीट पर बिठाया गया तो आजम खान नाराज हो उठे और उतरकर बैरक में चले गए।
रामपुर कोर्ट ने आजम खानदान की मुश्किलें और बढ़ा दी। पहले 7 दिन की हिरासत में जेल भेजा था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट से आजम खान की रिमांड की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी। यानी कि अब 7 मार्च तक आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। क्राइम नंबर 312 में अब उन्होंने जो है आज एक एप्लीकेशन इस बात की दी है कि वो पुलिस रिमांड सीख करना चाहते हैं, जिसमें 7 तारीख पड़ रही है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की रामपुर कोर्ट में पेशी थी, लेकिन पेशी में जाने से पहले आजम खान ने ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने कार में बीच की सीट पर बैठने से मना कर दिया, लेकिन बाद में काफी माल मनोवल के बाद आजम खान को करीब 2 घंटे देरी से रामपुर कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल आजम खान पर सेना पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला भी चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वैसे लाख टके की बात यह है कि रामपुर के स्पेशल कोर्ट में 2 मामलों पर सुनवाई हुई। पहला मामला 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था, जबकि दूसरा मामला आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई का था। लेकिन कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर 7 मार्च तक रिमांड बढ़ा दी। और जेल में बंद आजम खान के लिए एक और बुरी खबर आई। 2016-17 में जल निगम भर्ती बोर्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आया। एसआईटी जांच में सामने आया है कि 1300 पदों के लिए की गई भर्ती में बड़ी गड़बड़ी की गई। 2016-17 में समाजवादी सरकार के दौरान जल निगम भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने आजम खान की मुश्किलें बढ़ा दी। आजम खान पर आरोप है कि उनकी देखरेख में 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता, 335 नैतिक लिपिक और 32 आशु लिपिक समेत 1300 पदों में भर्ती की गई, जिसकी जांच कर रही एसआईटी टीम ने गड़बड़ी पाई है। तो उसमें माननीय तत्कालीन अध्यक्ष से लेकर प्रबंध निदेशक और भी अधिकारी उसमें सम्मिलित है। एग्जामिनेशन प्रणाली जो था उस पर कार्रवाई करने के लिए जल निगम अपॉइंटिंग अथॉरिटीज तो हम लोग कार्रवाई किए हैं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। भर्ती में गड़बड़ी सामने आने के बाद योगी सरकार ने जेई और क्लर्क की भर्तियों को रद्द कर दिया था और इसी मामले में एसपी सिंह, जल निगम के पूर्व एमडी पीके आसुदानी, जल निगम के तत्कालीन मुख्य अभियंता अनिल खरे के खिलाफ एसआईटी ने केस दर्ज किया और पूछताछ की, जिसके बाद कई बड़े अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में दोषी पाया गया है। लेकिन कर्मचारी नेता इस जांच के बाद कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जो 3 साल से कार्य कर रहे थे, हमारे जूनियर इंजीनियर रहे हों, चाहे वो नैतिक लिपिक रहे हों, सभी लोग जो कार्य किए हैं, अभी गंगा का जो स्नान हुआ उसमें लोगों को प्रशस्ति पत्र मिला है। उसी अच्छे कार्य के लिए जल निगम को चलाने के लिए इन लोगों का जो निकाला गया है ये ठीक नहीं हुआ है। फिलहाल एसआईटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिस पर जल निगम के अध्यक्ष ने दोषियों पर दूसरी एफआईआर दर्ज की शासन से अनुमति मांगी है। सपा सरकार में बतौर जल निगम के अध्यक्ष रहते हुए आजम खां के द्वारा की गई नियुक्तियों की एसआईटी ने जांच कर सारी तहें खोल दी हैं। जहां एक तरफ इस समय वर्तमान में आजम खां जेल में हैं, वहीं इस जांच रिपोर्ट के आ जाने के बाद प्रशासन ने पत्रावली शासन को दूसरी एफआईआर दर्ज करने के लिए भेज दी है। ऐसे में देखना ये होगा, जहां कर्मचारी संघ अपने मोर्चे पे अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इस पर एफआईआर दर्ज करा करके दोषियों को जल्द जेल भेजने की बात कह रहा है। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो जल निगम में एसपी सरकार के दौरान हुई भर्ती मामले की एसआईटी जांच सामने आने के बाद यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने हमला आजम खां पर बोला है। कानूनी करना चाहिए, एक मंत्री के रूप में उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा जितने भी अवैध हो सकते हैं मैं ही उसका मालिक हूं, उसी का मैं सरताज हूं, और वो करते रहे। चाहे वो भर्तियों का हो, चाहे जमीन कब्जा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने का हो, और अनेक चीज़ें ऐसी आई हैं। तो उसको देखते हुए जो एसआईटी की रिपोर्ट है जल निगम की, वो अब सामने आई है। अब उसमें भी अनियमितताएं पाई गई हैं। अब आजम खां जी की मुसीबतें तो और बढ़ेंगी, मगर कानून भी उनकी मुसीबतों को कम करने वाला नहीं है। अब जब ये कानून के पास जाएगा तो कानून अपना काम करेगा, और स्वाभाविक है जेल में तो यही है, इसके तहत भी इनको भी जेल में जरूर जाना पड़ेगा, ये सुनिश्चित होता जा रहा है। लाख टके की बात यह है कि योगी सरकार बनने के बाद से आजम खानदान की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब एसआईटी जांच रिपोर्ट में जल निगम की भर्ती करने के मामले में आजम खान पर एफआईआर दर्ज करने के सरकार ने संकेत दे दिए हैं।
और दिल्ली के मौजपुर इलाके में गोली चलाने वाला आरोपी युवक शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तस्वीर सामने आने के बाद आरोपी ठिकाने बदलता रहा। और इसी को लेकर पुलिस ने शामली से दरअसल उसे गिरफ्तार किया, एक कोऑर्डिनेशन के बाद, क्योंकि वो ठिकाने बदल रहा था और फिर ये सक्सेस हासिल की पुलिस ने। दिल्ली हिंसा का जाना पहचाना चेहरा अब सलाखों के पीछे चला गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान आरोपी शाहरुख ने सरेआम गोलियां चलाकर सबको हैरान कर दिया था। उसके बाद से आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था। हमारे पास टेक्निकल इनपुट थे और मैनुअल इंफॉर्मेशन थी और ये अभी अपना ठिकाना चेंज करने वाला था शामली से। उससे पहले हमारी नारकोटिक्स टीम में एसीपी गोजा साहब हैं, इंस्पेक्टर राम मनोहर हैं, 2 एसआई हैं इस्माइल और बरकत, उनकी टीम ने इसको जाके शामली से अरेस्ट किया है। इसको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसका पीसी लिया जाएगा, इसकी फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। पुलिस पर शाहरुख ने पिस्तौल तानकर सबको हैरान कर दिया था। दहशतगर्दी का आलम यह था कि हर कोई खौफ के साए में जी रहा था, लेकिन हिंसा, आगजनी और गोलीबारी के बाद का अंजाम आपके सामने है। उसने तैश में आके अपनी पिस्टल निकाल ली थी, तो जब हमारा एक हेड कांस्टेबल है दैया, वो इसकी तरफ गया था तो उसने उसके भी पिस्टल तानी थी इसके ऊपर भी। दिल्ली के मौजपुर इलाके में शाहरुख ने गोली चलाई थी। उसके बाद आरोपी शाहरुख ने दिल्ली छोड़कर पानीपत को ठिकाना बनाया, लेकिन गिरफ्तारी के डर से शाहरुख ने एक बार फिर ठिकाना बदलकर अमरोहा में शरण ली और फिर शामली से वो तस्वीर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई, इस दौरान कई ऐसे युवक थे जिन्होंने न आगे देखा न पीछे और जोश में आकर जो किया, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के 3 साल पूरे होने को है। ऐसे में योगी सरकार लोगों के सामने अपने 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखने जा रही है। योगी सरकार 3 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच लेकर आ रही है। इसकी तैयारी भी खास तौर पर की जा रही है। योगी सरकार 3 साल के कामकाज का विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। 19 मार्च को योगी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था और सभी को कहा था कि देखिए, आप लोगों के क्षेत्र में जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में भी अनेक काम हुए हैं। हर घर घर जाके लोगों को बताना है कि 3 साल के अंदर हम लोग ने ये काम किया है, आप लोगों के भरोसे को जीता है, आने वाले समय में और कार्य करेंगे। 5 साल का जो समय निकला है वो आप लोगों की सेवा के लिए निकला है। सदन में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ विधायकों से भी अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखने की बात कही थी। अब इस पर अमल करने जा रही है। सरकार यूपी विधानसभा के 403 विधायकों के विकास कार्यों की रिपोर्ट जनता के बीच लेकर आएगी। लेकिन सवाल है कि योगी सरकार के लिए ये मौका इतना खास क्यों है? दरअसल यूपी में योगी बीजेपी सरकार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता बन गए हैं। योगी 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बने थे और 3 साल का कार्यकाल 19 मार्च को पूरा करने जा रहे हैं। इससे पहले कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह भी सीएम रहे, लेकिन कोई भी 3 साल तक इस पद पर नहीं रह पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लाख टकी की बात तो यह है कि लोकतंत्र में जरूरी होता है कि नेता जो वादे करता है उसको पूरा किया कि नहीं, ये बताए आकर के। योगी भी यही करने वाले हैं। देखना होगा कि क्या रिपोर्ट कार्ड में सामने आता है। बिल्कुल, और हम जो है आपको इस बारे में जानकारी भी देंगे। आगे बढ़ते हैं। जानलेवा कोरोना वायरस अब सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं रह गया, भारत भी इसकी चपेट में आ चुका है। दिल्ली ही नहीं, नोएडा तक कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। खबर थी कि नोएडा में कोरोना की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, लेकिन डीएम ने सफाई दी है कि सैनिटाइज करने के लिए 2 स्कूलों की छुट्टी की गई है। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर, दिल्ली के बाद नोएडा पहुंचा कोरोना। वायरस के चलते बंद हुए 2 स्कूल। आगरा और लखनऊ में भी कोरोना की एंट्री। चीन में करीब 3000 लोगों को मौत की नींद सुला चुके कोरोना वायरस ने भारत में भी तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए और इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है।
कोरोना वायरस वाया दिल्ली नोएडा पहुंच चुका है। जानलेवा वायरस के चलते 2 प्राइवेट स्कूलों को बंद करना पड़ गया। नोएडा सेक्टर 135 में यही वो स्कूल है जहां पर जो बच्चे हैं वो गए थे पार्टी में शामिल होने के लिए। जो युवक इटली से लौट के आया था उसने पार्टी रखी थी दिल्ली में, ऐसा सीएमओ ने बताया। और जिसके बाद में अब जब जानकारी हुई है कि 5 फैमिली वहां शामिल होने गई थी, हालांकि उन लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं और स्कूल प्रशासन ने इंटरनल मेल जारी करते हुए जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर उनके पेरेंट्स को कहा है उनको ले जाने के लिए। और साथ ही साथ में अगला जो है कब स्कूल प्रशासन नॉर्मल होगा वो उनको द्वारा मेल से सूचना दे दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इटली रिटर्न जिस व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी उसने दिल्ली में पार्टी दी थी और नोएडा के कुछ परिवार बच्चों सहित उस पार्टी में शामिल हुए थे और वहीं से वायरस नोएडा में दाखिल हुआ। यहाँ से 5 फैमिलीज शामिल हुई थी और उसमें 5 बच्चे स्कूल के। कहाँ हुई थी पार्टी? पार्टी दिल्ली में हुई थी। नोएडा में स्कूल को सैनिटाइज करने के लिए उन्हें 9 तारीख तक बंद कर दिया गया है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि नोएडा के बाद ये जानलेवा वायरस ताज नगरी आगरा और लखनऊ में दस्तक दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जाहिर है भारत में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दिया है और अब इस साल होने वाली पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी वायरस का खतरा मंडराने लगा है। और आलम तो यह है कि शिव भक्तों को रोका तक जा सकता है। 1981 से हर साल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शनों के लिए हजारों तीर्थयात्री चाइना जाते रहे हैं, लेकिन इस बार यात्रा में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। जून के पहले हफ्ते से ये तीर्थ यात्रा शुरू होती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव ने आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है। यात्रा की नोडल एजेंसी कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हों, लेकिन असमंजस के हालात बरकरार हैं। मूल रूप से ये विदेश मंत्रालय का काम होता है। कोरोना वायरस का जहाँ तक मुझे लगता है जून तक ठीक हो जाना चाहिए, सीओ की कृपा रहेगी तो चाइना में भी पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और निश्चित तौर पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक को छोड़ दें तो मानसरोवर यात्रा 1981 से बदस्तूर जारी है। अब इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए केएमयूएन ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। प्लान बी के मुताबिक अगर मानसरोवर यात्रा रद्द होती है तो व्यापक स्तर पर आदि कैलाश की यात्रा संचालित की जाएगी ताकि तीर्थ यात्रियों को निराश न होना पड़े। आदि कैलाश यात्रा को भी बढ़ाने का हमारा मन है, वो तो निश्चित तौर पर होगी ही होगी। मुझे लगता है अगर किन्हीं कारणों से चाइना जाना नहीं हुआ तो आदि कैलाश की यात्रा इस बार बहुत अच्छी संख्या में होने वाली है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को दुनिया की सबसे दुर्गम पैदल धार्मिक यात्राओं में शुमार किया गया है। बावजूद इसके हर साल हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री भगवान भोले के दर्शनों के लिए चाइना जाते हैं। अब कोरोना के कहर ने इस यात्रा पर भी संकट खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वेलकम बैक। कान्हा की नगरी में फाग के रंग बिखरे हुए हैं, हरियारे मस्ती में डूबे हुए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी होली खेलने मथुरा पहुंच गए। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की खुमारी है। बरसाना में लड्डूमार होली शुरू हुई तो फिर क्या था, क्या आम और क्या खास, सभी पर लड्डुओं की बौछार हो गई है। इस बार की लड्डूमार होली में शामिल होने के लिए खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में थे। आज मैं विनम्र भक्त के रूप में आप सबके बीच में आपके बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। राधे रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। भारत की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाते हुए योगी ने कहा कि हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। साथ ही योगी ने कह दिया कि यूपी और देश पर भगवान की विशेष कृपा है। ईश्वर की कृपा ऐसी बरस रही है कि एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान होता जा रहा है। यानी ऐसे लगता है जैसे भगवान ने सैकड़ों वर्षों के सारे कार्यों का समाधान मोदी जी के और मेरे ऊपर दे दिया हो कि हम लोग ही इन समस्याओं का समाधान करके निकले हम। ब्रज के वासी निराले हैं, ब्रज की होली उससे भी ज्यादा निराली है और लड्डूमार होली सबसे प्यारी है। उसमें भी अगर योगी आदित्यनाथ शामिल हो जाएं, तो फिर होलियारों और भक्तों के जोश का क्या कहना। कंचन डोगरा के साथ न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट।